हेलो गाइस, अपन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की और अपन अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस का एनालिसिस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फर्स्ट ऑर्डर और मॉडिफाइड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करी थी। आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और nth ऑर्डर काइनेटिक्स से, और पीछे की जो ऑर्डर्स अपन ने पढ़े हैं उनको कंपेयर करेंगे। ओवरऑल्स की जितने भी रिएक्शंस के अपन ऑर्डर पढ़े उनको किस तरीके से अपन समराइज कर सकते हैं, उसके लिए अपन पढ़ते हैं पहले सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब अपने पास कोई एक ऐसी रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये कोई एक सिंपल रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए अपन बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि किसी भी रिएक्शन का एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, उसका डिफरेंशियल रेट लो, अवकलित दर नियम लिखते हैं जो सिंपल रेट लॉ से अपन लिख सकते हैं। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूंगा रेट या माइनस DA अपॉन DT, इसके डिसोसिएट होने की रेट, ठीक है। रिएक्टेंट की फॉर्म में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं माइनस आता है, इज इक्वल टू K इनटू अपने पास जो बात आएगी A का जो भी इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन है का स्क्वायर, क्योंकि यहां जो रेट लॉ के अंदर जो पावर होती है यही रेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये अपना डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दी रेट लॉ हुआ, ठीक है। ये अपने पास रेट लॉ आया और रेट लॉ का इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपने पास जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर। अब देखिएगा यहां से सबसे मेन बात है, हर ऑर्डर के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं K का यूनिट, जो अपना रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसको अपन ने बोला था स्पेसिफिक रेट, इसका अपने को यूनिट चाहिए। तो देखिएगा यहां पर अपने पास यूनिट क्या है, रेट, और रेट का यूनिट क्या है, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अपने पास यूनिट हुआ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू K, और यहां पर कंसंट्रेशन मोल स्क्वायर लीटर -2। क्लियर। और यहां से आप K का यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो ये मोल से मोल का पावर कैंसिल आउट जाएगा, लीटर इनवर्स से 1 लीटर इनवर्स कट जाएगा, और K का जो मेरे पास यूनिट आएगा वो इस तरीके से आएगा, K बराबर ये इस तरफ चला गया तो अपने पास हो जाएगा मोल -1 लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर। ये अपने पास K का यूनिट आ गया, और K का जो यूनिट है हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है, इसलिए K की यूनिट को देख करके अपन रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। रटने की जरूरत नहीं, अभी अपन जनरलाइज फॉर्म आज डेवलप करेंगे, उससे आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आपको पता है तो उससे आप K का यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। nth ऑर्डर के लिए भी इसके बारे में अभी बात अपन करेंगे। आपको बता दूं हल्का सा, देखिए किसी भी ऑर्डर के लिए अगर अपन बात करें K के ऑर्डर की, तो देखिएगा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बता देते हैं आपको। एक जनरलाइज फॉर्म अगर nth ऑर्डर के लिए मैं बात करूं, साथ साथ बताते हुए चलते हैं। फॉर nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन है और उसके लिए मुझे K का यूनिट चाहिए। 3-4 चीजें हर ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए पूछी जाती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज K का भी यूनिट भी है, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। हर ऑर्डर के लिए K का जो यूनिट है वो अलग अलग होता है। तो मेरे पास जो यूनिट होगा K का, मोल लीटर और सेकंड इनवर्स, ये सब यूनिट होगा। तो यहां पर जो यूनिट काम करेगा मोल n-1, और ये 1 - n सेकंड इनवर्स। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो 1 - 1 ओनली सेकंड इनवर्स हो जाएगा। मैं बात करूं जीरो ऑर्डर के लिए तो n हो जाएगा 0, सॉरी इसको अपन ने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। यहां पर कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो होगी 1 - n, और ये जो लीटर की पावर होगी n-1, और ये परमानेंट -1। क्लियर। इससे आप किसी भी ऑर्डर के लिए K का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। n क्या है, यहां रिएक्शन का ऑर्डर है। जैसे मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैं बात करूं इसको अपन अप्लाई करें फॉर जीरो ऑर्डर, अपन अलग अलग ऑर्डर की बात करते हैं और K का यूनिट की बात करते हैं।
तो अपने पास जीरो ऑर्डर है, आप यहां पे पुट कर देंगे 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी जो अपन पढ़ चुके हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट की यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, अपन ने चेक किया। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मैं बात करूं तो यहां 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 और किसी की पावर 0 होती है 1 हो जाएगा, ये मोल भी 1 हो जाएगा, लीटर भी 1 हो जाएगा, तो अपने पास ओनली यूनिट बन जाएगी सेकंड इनवर्स। मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप चेक कीजिएगा, देखिए यहां 1 माइनस n बराबर मैं 2 लिखता हूं तो -1 हो गया, और यह 2 माइनस 1 ये +1 हो गया, तो अपने पास यूनिट आ जाएगी मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स, जो अभी अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उसके लिए मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास यूनिट आ जाएगी क्या, मोल, और यहां क्या था 1 माइनस n बराबर हो गया क्या 3, तो 1 माइनस 3 आ गया -2 लीटर आ गया स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। मैं 10th ऑर्डर की बात करूं तो मैं यह बोल दूंगा मोल -9, जस्ट फॉर्मूले में n की जगह 10 पुट करना है, ये हो गया 9 और सेकंड इनवर्स। इस तरीके से अपन ने जो बात करी, किसी भी ऑर्डर के लिए आपको फाइंड आउट करना है यूनिट, तो आप ये फिनोमेना यूज कर सकते हो, मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n-1 सेकंड परमानेंट जो है -1, इसको यूज करके आप k का यूनिट किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपको सारी ऑर्डर के लिए अलग अलग k का यूनिट ध्यान रखने की बजाय आप nth ऑर्डर के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अगर आपको रेट कांस्टेंट k का यूनिट चाहिए तो आपके लिए यूनिट ये है, मोल 1 माइनस n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, और इससे आप nth ऑर्डर का अपन क्या पता कर सकते हैं, ऑर्डर पता कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अपन ने क्या किया, वैसे आप डिफरेंशियल रेट लॉ लेके भूल भी जाओ मान लीजिए ये फॉर्मूला, तो आप किसी भी रेट के लिए यहां तो रेट ही लिखोगे, रेट की यूनिट फिक्स है मोल लीटर सेकंड इनवर्स, और यहां के लिखोगे और यहां कंसंट्रेशन लिखोगे और पावर वही लिख दोगे जो ऑर्डर होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और यहां जो भी पावर है वो मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी, और आप के की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका, कभी भी भूल जाओ किसी भी ऑर्डर के लिए तो आप यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो अपने पास ये जो फॉर्म था बच्चों, इसको अपन ने बोला क्या, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्लियर। अब अपने पास जो डिफरेंशियल रेट लॉ है इसको मैं फर्दर इंटीग्रेट करता हूं। देखिएगा अपने पास सेकंड ऑर्डर के लिए बात आई, तो मेरे पास डिफरेंशियल रेट लॉ आया -dA/dt बराबर k इंटू ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर। और अब अपने को इसको डिफरेंशिएट कर, ये डिफरेंशिएट फॉर्म था, मुझे इसको इंटीग्रेट करना, समाकलित करना है, तो समाकलन सेम का सेम के रेस्पेक्ट में होगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, dA/a स्क्वायर, ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया k dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन 0 से लेके t टाइम तक, और इनिशियल कंसंट्रेशन A0 से 80 टाइम तक। क्लियर। या तो आप लिमिट लगा पुट कर दीजिए या इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट कर दीजिए। ठीक है। अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन तो अपने पास आ गया -kt, और यहां पर देखिए पावर से अपने पास इंटीग्रेशन का आप सब जानते ही हैं कि जब भी n पावर का इंटीग्रेशन अपने को करना हो तो अपन क्या करते हैं, किसी की पावर n होती है, x की पावर n होती है, और इसको dx के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, n में एक जोड़ते हैं और पावर आगे ले लेते हैं, n+1, x की पावर n है, आप सभी जानते हैं, छोटी सी बात है, x की पावर n है और इसको अपने को करना होता तो पावर कर देते हैं n+1, और इसको जो है फर्दर लेके आ जाते हैं, तो अपने पास आ जाएगा n+1। क्लियर है। इस n+1 से डिवाइड कर देते हैं, ये मेथड अपन यूज करते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेट करें अपन अगर, तो अपने पास क्या आ गया, a की पावर, इसको अगर इंटीग्रेट करें अपने पास क्या है, a की पावर -2 है। ठीक है। इसमें आप एक ऐड कर दीजिए तो +1, और इससे डिवाइड कर दीजिए तो -2 + 1, -2 और +1 कर दीजिए। क्लियर। तो आपके पास, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c, वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर। तो इसको अपन फर्दर अगर लिखें तो अपने पास क्या आ गया, देखिए a की पावर -1 यानी 1/a आ गया, और ये हो गया आपके पास क्या
-1, तो अपने पास आ गया माइनस, आगे आ गया 1/a इज इक्वल टू KT प्लस C। ये T टाइम वाला है AT, किसी भी टाइम इंटरवल T पर, ठीक है। अब अगर मुझे C की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है तो आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता करनी होती है। तो अपन क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं t बराबर 0 यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास c निकल के आ जाएगा। t बराबर 0 पुट करूंगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा c बराबर, और इनिशियल कंडीशन में t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको अपन बोलते हैं A0, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई A0, और ये मैं वहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा -1/AT बराबर KT -1/A0। क्लियर? तो मेरे पास KT बराबर आ जाएगा, देखिएगा KT बराबर मेरे पास क्या है, यहां से मैं बात करूं तो देखिएगा मुझे KT इक्वल्स टू लिखना है, तो अपन क्या करेंगे 1/A0 -1/AT। क्लियर? और यहां पर देखिएगा माइनस था अपने पास, एक बार देखिएगा पहले से, यहां पर फॉर्मूले में क्या था 1/AT माइनस KT प्लस C, यहां पर यहां भी माइनस था और ये फॉर्मूले में भी माइनस था, ठीक है, माइनस KT। T इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये 0 हो गया, माइनस, ये यहां पर माइनस है, ठीक है, यहां पर माइनस था, एज इट इज चलता आ रहा था। इसको अपन फर्दर लेके जाए तो देखिएगा अपने पास क्या सीन आया, माइनस आपने कॉमन ले कैंसिल आउट कर दिया तो अपने पास KT आ गया। देखिएगा KT बराबर KT इक्वल्स टू अपने पास आ गया 1/AT -1/A0। ये माइनस सब में कॉमन कैंसिल हो गया, इसको अपन इस तरफ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये अपने पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, सिंपल KT बराबर 1/AT, टी टाइम वाली कंसंट्रेशन अपॉन 1/A0, और इस कंसंट्रेशन को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, T इज इक्वल टू 0 पर अगर इसकी कंसंट्रेशन A मोल मानता हूं और T टाइम पर X मोल टूट गए तो इसको लिखते हैं A माइनस X, इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो अगर मैं AT की जगह A माइनस X पुट कर देता हूं और A0 स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की जगह A पुट कर देता हूं, तो ऐसा भी मैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए करूं तो इसका दूसरा फॉर्म मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म सिंपल निकल के आ जाएगा। मैं लिखूंगा KT इक्वल्स टू 1/A माइनस X -1/A। क्लियर? और इसको अपन फर्दर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, KT इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया, A माइनस X और ये हो गया यहां पर A माइनस X, तो A से कट गया X, ये अपने पास दूसरा फॉर्म आ गया X की फॉर्म में। ये जो दोनों फॉर्म है, ये दोनों, इसको मैं बोलूंगा समाकलित दर नियम, समाकलित दर नियम। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था उसका अपने इंटीग्रेटेड फॉर्म है, जो पहले अपन ने फॉर्म लिखा था यहां पर -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर, ये मेरे पास था अवकलित फॉर्म में। इसको अपन ऑलवेज बोलते हैं nth ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएटेड फॉर्म, और इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म। क्लियर? तो इंटीग्रेशन के बाद अपने पास फॉर्म आया, इसको बोल दिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ या समाकलित दर नियम। ये अपने पास सेकंड ऑर्डर के लिए निकल के आया, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या AT की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से कुछ बातें गौर करने वाली है और कंपेयर करने वाली भी है। एक काम और करते हैं पहले, फिर कंपेयर करते हैं। ये अपने पास जो फॉर्मूला आया KT बराबर अपने पास आया बच्चों KT बराबर 1/T टाइम वाली कंसंट्रेशन AT -1/ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर? इसके लिए मैं बात करूं, मैं हाफ लाइफ को कैलकुलेट करता हूं। हर ऑर्डर के लिए अपन ने हाफ लाइफ कैलकुलेट किया था, 0 फर्स्ट सेकंड,
इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हाफ लाइफ से भी बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे अपन रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि टी टाइम वो टाइम होता है जिस पर कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाए। तो एटी की जगह मैं ए नॉट बाई पुट कर देता हूं, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट। क्लियर? तो ये अपने पास आ गया 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट। क्लियर? तो अपने पास टी हाफ आ गया बच्चों, टी हाफ आया 1 अपॉन ए नॉट इंटू के। ये अपने पास टी हाफ आया, और इस टी हाफ में आप देखें तो के कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो ए नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। जबकि देखो अगर अपन कंपेयर करें बच्चों तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी पावर 1 के हैं। क्लियर? तो अपन ने पहले ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ यहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप अगर कंपेयर करें जीरो ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से और सेकंड ऑर्डर से हाफ लाइफ को, तो आपको पता है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर में था ए के इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर मैं ए नॉट लेता हूं ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ए नॉट की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, और सेकंड ऑर्डर में जो है 1 अपॉन ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और इससे अपन एक समरी निकालते हैं जिसको जनरलाइज फॉर्म भी बोलते हैं, बहुत काम की चीज है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबके लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा कोई भी ऑर्डर हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। एन क्या है? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है एन। जैसे n बराबर 2 पुट कर दें, 2 माइनस 1 तो आप पास आ जाएगा -1, नीचे चला जाएगा अपने आप। यहाँ n बराबर 1 0 पुट करें तो 1 माइनस 0 टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। सिर्फ जीरो ऑर्डर ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और ये ऐसा जीरो ऑर्डर में होता है। और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बाकी सब के लिए हाफ लाइफ जो है वो कोई पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। सेकंड ऑर्डर के लिए 1 पावर के साथ इनवर्सली, थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ के लिए 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3 हो जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता, और बाकी सारी ऑर्डर्स के लिए जो हाफ लाइफ है वो ऑलवेज इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। और ये बात एकदम उल्टी है, जो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की, तो मैं यूं कहूंगा, देखिएगा मैं बोलूं कि अगर हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो जीरो ऑर्डर है, और एट द सेम टाइम हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जैक्टली, तो ये सेकंड ऑर्डर है। आपको बोले कि इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 1 m ली, तब मेरे पास हाफ लाइफ जो है किसी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है 5 मिनट आ रहा है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जब मैंने 2 m ली और मेरे पास जो हाफ लाइफ है वो 2.5 मिनट आ गया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी तो हाफ लाइफ आधा हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी और हाफ लाइफ आधा हो गया। इसका मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी, हाफ लाइफ 1/2 हो गया, मतलब हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और बच्चों मैं अगर मैं कहूं कि कोई रिएक्शन है उसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट स्टार्टिंग में 1 m है, तब मेरे पास जो हाफ लाइफ है रिएक्शन का वो 10 मिनट है, और मैंने अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 5 m कर दिया तो ये 50 मिनट्स हो जाता है,
मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन को 5 गुना किया तो हाफ लाइफ भी 5 गुना हो गया, यानी सीधे समानुपाती है। यानी जो हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। इसको 5 गुना तो ये भी 5 गुना, इसका मतलब जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा लैंग्वेज में दिया हुआ होता है, अपने को लगता है न्यूमेरिकल है बट वो सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है बच्चों। इसी तरीके से बात करें, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई रिएक्शन है, उसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और हाफ लाइफ की वैल्यूज मान लो दे रखी है, ये 5m है और हाफ लाइफ 50 मिनट है, इसको मैंने 10m कर दिया और ये 50 मिनट ही है। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करने से हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, एंड इट हैपेंस ओनली फॉर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0। इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। ऐसा किसके लिए होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है। तो इस वैल्यूज को देख के हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और इवन दैट थर्ड ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर की बात कैसे करेगा? देखिए, जैसे मैं अगर बोलूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, फर्स्ट में ये 1m है और जो हाफ लाइफ है वो 40 मिनट है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है मैंने क्या किया, 2m कर दी, कंसंट्रेशन डबल कर दी, और सेकंड टाइम फर्स्ट से सब सेकंड एक्सपेरिमेंट में गए मैं तो मैंने कंसंट्रेशन 2m कर दी और हाफ लाइफ जो है वो मेरा 10 मिनट हो गया। मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं तो हाफ लाइफ घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। कौन सी पावर के साथ? तो आप खुद देखिए, यहां मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ 1/4 टाइम हो गया। तो बताओ, 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/4। इसका मतलब क्या है, आपका जो हाफ लाइफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर, और ये जो आपका रिलेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है। मतलब बच्चों क्लियर है कि आप किसी भी रिएक्शन के लिए दिए गए डाटा से या हाफ लाइफ और इनके बीच में दिए गए कर्व से, आपको कर्व दे दिया जाए, यही बात अगर कर्व की फॉर्म में बोल दी जाए बच्चों, आपको बोले कि कोई एक रिएक्शन है, 3 अलग अलग रिएक्शन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये तीनों रिएक्शन में मैंने हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाए। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और इधर आपका हाफ लाइफ है बच्चों। अगेन इधर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पर आपका हाफ लाइफ है। फर्स्ट के अंदर मैंने बच्चों ग्राफ ऐसा दिया, सेकंड में मैंने ग्राफ ऐसा दिया और थर्ड में बच्चों मैंने ग्राफ ऐसा दिया। क्लियर? तो यहां आप क्या देख रहे हैं, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां आप क्या देख रहे हैं, ए नॉट बढ़ रहा है लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या बच्चों, यहां पर जो हाफ लाइफ है दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां का गैप और यहां का गैप सेम है तो इस इनवर्सली ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सममित अतिपरवलय। क्लियर? तो सममित अतिपरवलय तब होता है जब इनवर्सली रिलेशन हो और इनवर्सली भी 1/1 पावर के हो। ऐसा है, लगभग आप देखें ये गैप और ये गैप आपको सेम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये आपका जो ग्राफ है हाइपरबोला है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब ग्राफ ऐसा हो, और ये रिलेशन यानी हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ऐसा बच्चों कौन सी ऑर्डर के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए होता है। और इसमें मैं एक ग्राफ और ऐड ऑन करता हूं बच्चों। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये हाफ लाइफ है, सॉरी इधर हाफ लाइफ को लेते हैं वाई एक्सिस पर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बच्चों और मैंने वाई एक्सिस पर आपका हाफ लाइफ लिया, और ग्राफ मेरे पास इस तरीके से है कि हाफ लाइफ इस तरीके से है। थोड़ा और ढंग से बनाए तो मैं यूं बोलूंगी, जैसे जैसे ए नॉट चेंज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में
कंसंट्रेशन जैसे चेंज कर रहे हो ए नॉट तेजी से घट रहा है, इसका मतलब ये गैप और ये गैप सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका अतिपरवल है, हाइपरबोला है बट रेक्टेंगुलर नहीं है। इसका मतलब ये जो है जीरो ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर नहीं है। ऑप्शन अगर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर है, थर्ड और फोर्थ को मैं जज नहीं कर सकता, बट ये कंफर्म है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर स्क्वायर या 3 या 4 होगा। और ऐसा 2 है इसका मतलब थर्ड ऑर्डर है, 3 है मतलब फोर्थ ऑर्डर है, और फोर्थ है इसका मतलब फिफ्थ ऑर्डर है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको दिया गया है ये जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का नहीं है। क्लियर? इस तरीके से गिवन डाटा से जो अपन पीछे बात करी, देखिए फिर से रिकॉल करते हैं। चाहे या तो आपको इस तरीके से डाटा दे दी जाए कि कंसंट्रेशन को इतना कर दिया, टाइम हाफ लाइफ कितना हो गया, ठीक है, उससे आप जज कर लो कि डबल करने से हाफ हो रहा है, हाफ करने से 1/4 हो रहा है, उससे अपने को इनवर्सली और ग्राफ का पावर पता चल जाएगा। तो यहां से अपन रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर पढ़ाने का बच्चों मकसद यही होता है, कभी एग्जाम में सेकंड ऑर्डर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, मतलब यही होता है कि जितने ऑर्डर्स के अपन ने रिएक्शंस पढ़े बच्चों उनको कंपैरिजन करना होता। प्री मेडिकल में कभी भी सेकंड ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, या फिर सीधा इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सीधा वैल्यू पुट करना होता सिंपल एक इक्वेशन के ऊपर। बट हमें सारी nth ऑर्डर से इसका कंपैरिजन भी पता होना चाहिए, ताकि हम बहुत इजीली जो है किसी भी ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या तरीका अपनाया बच्चों, कोई भी ऑर्डर हो हमने उसका डिफरेंशियल रेट लॉ कॉमन सेंस से लिया और फिर अपने उसका इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया, और हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपन ने उसके ग्राफ प्लॉट्स किए और उस पर क्वेश्चन करे। बट बच्चों अब हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर की, तो अपन क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला प्रोड्यूस करेंगे और उससे आप हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाफ लाइफ के लिए मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात क्या, मैंने आपको बोला कि nth ऑर्डर की मैं अगर बात करता हूं तो nth ऑर्डर के लिए कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर? nth ऑर्डर के लिए बच्चों बात करें तो अपने पास सबसे पहले यूनिट ऑफ की, जिससे अपन ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया पीछे जो k का यूनिट है वो इस तरीके से होता है nth ऑर्डर के लिए। k का यूनिट मोल, लीटर और सेकंड इनवर्स। तो सेकंड पे तो ऑलवेज इनवर्स होगा, लीटर पे रहेगा n-1 और मोल पे रहेगा 1-n। n आप किसी भी ऑर्डर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास k का यूनिट निकल के आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक जनरल फॉर्मूला nth ऑर्डर का पता है, k का यूनिट निकल के आ जाएगा। किसी के लिए जीरो, फर्स्ट, सेकंड सब। अब अपन बात करते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर नियम। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता करने के लिए मैंने आप बोला एक जनरल फॉर्मूला nth ऑर्डर के लिए क्या यूज करेंगे अपन, देखिएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर। बच्चों यहां एक शर्त है, n जो है ना, nth ऑर्डर जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो कंडीशन इस तरीके से होती है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाता है और किसी में log नहीं आता। इसी वजह से बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का, वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, अपने इतनी जगह यूज किया कि वो तो अपने को वैसे ही याद होता है। क्या kt बराबर क्या फॉर्मूला था, kt बराबर 2.303 log a0/80, जिसको अपन ने अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म में याद किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने को ऑलवेज याद होती है। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा आपको, आप भूल जाइए पीछे सारे जो फॉर्मूले अपने पढ़े, आपको nth ऑर्डर का फॉर्मूला निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट नहीं तो क्या बच गया, जीरो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी कोई भी ऑर्डर n बराबर 1 नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी ऑर्डर है और आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, kt बराबर 1/n-1 अपॉन 80 टी टाइम वाली कंसंट्रेशन की पावर n-1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन a0 की पावर n-1। ये आप सिंपल फॉर्मूला पुट कर लेंगे और आपके पास किसी भी ऑर्डर के लिए
इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आ जाएगा, बशर्ते कि बच्चों क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दो। और फर्स्ट ऑर्डर को क्यों छोड़ दो कि फर्स्ट ऑर्डर को हमने इतना ज्यादा पकड़ लिया कि कब तक पकड़ के रखेंगे, है ना, कभी न कभी तो छोड़ना ही होता है। फर्स्ट ऑर्डर को अपन ने बहुत अच्छे से बच्चों रिकॉल कर लिया, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में भी इसका रूल था। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को तो बहुत अच्छे से अपन अलग से जानते ही हैं। बाकी किसी भी ऑर्डर का क्वेश्चन हो, आप ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा और इससे आप किसी भी ऑर्डर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। n क्या है? n यहां रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है, बशर्ते कि ये n बराबर 1 आपको यहां पर नहीं पुट करना है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले से निकल के नहीं आएगा, मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये। अब देखिए इसको अपन चेक करते हैं पहले। अभी अपन ने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा, उसको अपन इंटीग्रेट करा, इससे फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, जरा चेक करते हैं बच्चों। रुक भाई, तेरे को चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं फॉर n बराबर 2, मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चों सेकंड ऑर्डर के लिए। मेरे पास सेकंड ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, उसका मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या लिखा, KT बराबर 1/2 - 1 अपॉन 1/AT, सिंपल देखिएगा 2 - 1 माइनस 1/A0 2 - 1। तो बच्चों ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला वही आ जाएगा बच्चों जो अपन ने अभी प्रिडिक्ट किया था। क्या आया था देखिएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, अपने पास यही तो फॉर्मूला आया था बच्चों, KT बराबर 1/1 ही था अपॉन AT माइनस 1/A0, ये फॉर्मूला निकल के आया था सेकंड ऑर्डर का। और अपने इस जनरल फॉर्मूले से भी आप देखें तो यही फॉर्मूला आपके पास निकल के आ रहा, देखिएगा 1/, ये KT तो आई क्या था, KT 1/1 ही हो गया था, 1/AT माइनस 1/A0। और आप देख सकते हैं जनरल फॉर्मूले से भी आपका यही सेम सीन निकल के आ रहा है। जरा चेक करते हैं, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो अपन कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे। एक बार इसको जीरो ऑर्डर के लिए भी चेक कर लेते हैं, जहां हम जानते हैं, आपको पता है क्या रिजल्ट था। बात करें जीरो ऑर्डर के लिए तो देखिएगा यहां से अपन जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई करें इसको, सेकंड ऑर्डर हटा दे, मान लीजिए अपने को जीरो ऑर्डर के लिए इसको चेक करना। सेकंड ऑर्डर अपने रफ कर दिया, ये लो बच्चों, सेकंड ऑर्डर का सबूत खत्म। क्लियर बच्चों? अब अपन ने क्या किया, इसको जीरो ऑर्डर के लिए इसको अप्लाई करते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब बच्चों क्या है, n बराबर 0 के लिए पुट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, KT बराबर 1/0 - 1 यानी -1 आ गया। क्लियर बच्चों? 1/AT की पावर 0 - 1 यानी -1 माइनस बच्चों 1/A0 की पावर 0 - 1 यानी -1। तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन, यही लिखेंगे ना, बोलो यही तो लिखेंगे ना, KT बराबर -1 तो बाहर आ गया, अंदर सीन क्या बचा, 1/AT की पावर -1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, AT माइनस यहां क्या A0 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा A0 माइनस को अंदर टिका दीजिए बच्चों, तो बालकों आपके पास वही फॉर्मूला आ जाएगा A0 माइनस AT, जो कि अपन ने जीरो ऑर्डर पढ़ते समय यूज किया था, जीरो ऑर्डर पढ़ते समय अपन ने यूज किया था। इसका मतलब ये बड़े काम का मजेदार फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर लीजिए, इसे भगाइए मत, यहां पकड़ के लाइए और इसको मोटा मोटा कौन सा कलर लोगे बताओ, येलो, ये पर्पल कलर ले लिया, इसका पर्पल कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। और इससे बच्चों अपन क्या करेंगे, इस बोर्ड पे जो मोटा पर्पल किया, इसको दिमाग में आप पर्पल कर लीजिए और फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ लीजिए, आप सेकंड ऑर्डर में सिंगल स्टेप में किसी के लिए भी समाकलित दर नियम पता कर लेंगे। और आप जानते हैं बच्चों, जो समाकलित दर नियम है वो सारे क्वेश्चनों की जड़ वही होता है। इंटीग्रल रेट लॉ आप पास है तो किसी के लिए भी आप जो है nth ऑर्डर के लिए भी काम में इसको ले सकते हैं। अब जरा मेरा मन में इच्छा हो गया कि काम करते हैं, इसको थर्ड ऑर्डर के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आपके पास समाकलित दर नियम है तो किसी के लिए भी आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला प्रोड्यूस कर लेंगे। हालांकि हाफ लाइफ भी nth ऑर्डर के लिए होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको, लेकिन उसको कभी यूज नहीं लेना होता है, क्योंकि हाफ लाइफ का जनरली रिलेशन ही काम आता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। थोड़ा पतला ले लेते हैं हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ बच्चों बोला मैंने, हाफ लाइफ मैंने बोल दिया डायरेक्ट। आप ये ध्यान रखिए कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। इस रिलेशन से अपना काम चल जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला भी चाहिए तो वो भी अपन बता देते हैं, बट ये nth ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पर्पल में मोटा मोटा लाइनिंग किया है। ठीक है बालकों, देखिएगा ये अपने पास बात आई, जीरो ऑर्डर भी अपन ने यहां से प्रोड्यूस कर लिया। एक काम करते हैं बच्चों, एक बार थर्ड ऑर्डर को भी चेक कर लेते हैं ना। बहती गंगा के अंदर अपन थर्ड ऑर्डर का भी समाकलित, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर भी अपने यही फिनिश हो गया। कैसे फिनिश हुआ देखो बच्चों, अगर मुझे थर्ड ऑर्डर कोई रिएक्शन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये येलो येलो नहीं, येलो येलो बच्चों, मेरे पास क्या ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और मैं क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर 3। और फिर मैं कहूंगा बच्चों ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। यहां से के की यूनिट यहां से क्यों निकालूं, मुझे तो के की यूनिट डायरेक्ट आती है। के बराबर क्या आता, देखो पूरे डेरिवेशन की जरूरत ही खत्म होगी। मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकंड माइनस 1 होता है, n बराबर 3 टिका दीजिए तो क्या आएगा बोलो बच्चों, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये आप पास ऑर्डर आ गया, के का भी ऑर्डर आ गया से। इसका मुझे समाकलित दर नियम चाहिए बच्चों, तो समाकलित दर नियम के लिए जनरलाइज फॉर्मूला मैं खुद याद कर लेता हूं। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, के टी बराबर 1 अपॉन n माइनस 1। सेकंड ऑर्डर वाला याद है, उसमें सब में n माइनस 1 कर दीजिए, nth ऑर्डर का आ जाएगा। 1 अपॉन n माइनस 1 क्या था बच्चों, 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1, सबकी पावर n माइनस 1 कर दिया। तो यहां n बराबर क्या 3, तो बच्चों क्या आएगा देखना, के टी बराबर 1/3 में से 1 गया 2, 1 अपॉन ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर। ये आ गया बच्चों थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का समाकलित दर नियम। ये यहां से भी आ गया, या इस इक्वेशन का आप अपॉन ए क्यूब लेके समाकलन करके भी सेम ये फॉर्मूला लेके आ सकते हैं, जिससे अपना ये जो रिजल्ट है ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हाफ लाइफ के डिपेंडेंस की, तो मैं यही बोलूंगा बच्चों, यहां से जो हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं, अपने पास क्या था बच्चों, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, या एन बराबर कितना 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर। आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों हाफ लाइफ और ए नॉट का, तो हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। क्लियर, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे तो हाफ लाइफ जो है 1/4 हो जाएगा। कंसंट्रेशन को 1m से 2m करोगे तो हाफ लाइफ 40 मिनट से 10 मिनट हो जाएगा। क्लियर, ये रिलेशन अपने पास थर्ड ऑर्डर के लिए निकल गया। अब थर्ड ऑर्डर क्या, मैं किसी भी nth ऑर्डर के लिए वैल्यू पता कर सकता हूं। जैसे मेरे जी में आ गई कि चलो एक काम करते हैं सर, येलो जी में आई, और येलो सर आपके दिल में ख्याल आ गया कि फिफ्थ ऑर्डर कोई रिएक्शन है। कौन सी, फिफ्थ ऑर्डर, और उसका फॉर्मूला ऐसे ही मजे के लिए देखना है मुझे, मेरा जो जनरल फॉर्मूला है उसको याद करना है, इसलिए मैं इसके मजे ले रहा हूं, है ना। तो मेरे पास क्या था बच्चों, के टी बराबर बच्चों क्या था, के टी बराबर 1 अपॉन n माइनस 1, फिर से याद कर लो 1 अपॉन टी टाइम वाली कंसंट्रेशन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1, बात खत्म। चलो बच्चों फिफ्थ ऑर्डर के लिए बात करते हैं। तो बच्चों देखो अपने पास क्या आया बच्चों, आया के टी बराबर घबराना नहीं, 5 ऑर्डर का मान कितना है 5, 5 में से 1 गया, 1 बेटा 4 अपॉन 1 माइनस ए टी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर 4, बात खत्म। किसी भी ऑर्डर के लिए इस जनरल फॉर्मूले को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 10th ऑर्डर के लिए बच्चों बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1 यहाँ 9 आ जाएगा, n-1 यहाँ पावर 9 हो जाएगा, और यहाँ इसकी पावर भी 9 हो जाएगी। ये फॉर्मूला 0 फर्स्ट के लिए लागू नहीं होगा, 0 सेकंड, जहां भी फर्स्ट वर्ड आ जाए वहां लागू नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में लॉग आता है, बताया मैंने आपको। तो आपको बात बोलूं, 0 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे किसी के लिए भी काम करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अलावा बाकी सब के लिए काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हाफ लाइफ अगर मुझे चेक करना हो फिफ्थ वाले की, देखिएगा पेन भी जोश में आ गया, जो हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों,
ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, एन कितना 5, तो बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर 4, -4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे आप किसी के लिए भी हाफ लाइफ पता कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको nth ऑर्डर का समाकलित दर नियम मैंने बताया आपको, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताया, nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड बताया, याद करने के लिए आप बोला मोटा मोटा अपन ने लिखा था पीछे, देखो कौन सा लिखा था, येलो येलो आएगा पीछे बड़ा सा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए इसका मोटा मोटा बोल्ड किया मैंने, कभी नहीं किया, ठीक है। इससे आपको सारे ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का लफड़ा खत्म, हाफ लाइफ का रिलेशन पता। लेकिन अगर आपको हाफ लाइफ की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर से बच्चों कहूंगा फर्स्ट ऑर्डर को तो छोड़ देना, बाकी सब के लिए वैसे ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला काम नहीं आता। आप इंटीग्रेटेड हाफ लॉ में t बराबर हाफ लाइफ ले लीजिए और 80 टाइम वाली कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ कर दीजिए समाकलित दर नियम में, तो आपका हाफ लाइफ निकल जाएगा। लेकिन आपको मान लो फॉर्मूला निकालना डायरेक्ट, उसका भी फंडा बताऊंगा, 2 तरीके बताता हूं किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का, ठीक है। चलो थोड़ी सी माइंड को ग्रीस करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं बाल को, ठीक है। देखो कुछ भी मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ समाकलित दर नियम जो है ना, वो एक जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा था ना, सिर्फ मुझे मोटा मोटा याद है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कुछ पता नहीं है, मुझे जो मोटा मोटा था उसको मैं छोटा छोटा लिख देता हूं। मुझे सिर्फ इतना सा याद है कोने में, KT बराबर क्या बच्चों, KT बराबर 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 80 की पावर क्या बच्चों, n माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1, बात खत्म। अब बच्चों मेरे बैठे बैठे दिल में ख्याल आया कि मुझे तो थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए एग्जैक्ट। बोल दिया कि निम्न में से सूत्र कौन सा है, वैसे पूछते नहीं ऐसे मेडिकल में कभी भी, बट मान लीजिए आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और इसके हाफ लाइफ का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करो, पहले थर्ड ऑर्डर का समाकलित दर नियम लाओ, यहां पुट कर देते हैं n की वैल्यू 3, क्या आएगा बच्चों, KT बराबर 1/2 अपॉन 1 अपॉन 80 क्या बच्चों, 1 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है वो समय जिस पर t टाइम वाली कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां मैं पुट करूं कि t हाफ बराबर 1/2 अपॉन t टाइम वाली कंसंट्रेशन क्या, a नॉट बटे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ तो a नॉट रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे a नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ क्या आ गया 4 और a नॉट का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3/a नॉट का स्क्वायर, तो और k इधर भेज दिया। तो देखो बच्चों t हाफ लाइफ क्या आया, हाफ लाइफ देखिए यहां से मैंने पक्षांतरण वगैरह किया, तो हाफ लाइफ क्या आया, हाफ लाइफ आया 1/2 के अपॉन ऊपर आ गया 3 अपॉन a नॉट का स्क्वायर, 3 अपॉन a नॉट का स्क्वायर, ये आप पास हाफ लाइफ का एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया। और डायरेक्ट रिलेशन के हिसाब से मैंने बोला ही था कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर 1 माइनस n, यहाँ n बराबर 3 पुट करो तो हाफ लाइफ आ गया 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए येलो में हाफ लाइफ क्या है, a नॉट की पावर 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रिलेशन इससे अपन ने आपको डायरेक्ट बताया था ओवरऑल फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो अगर nth ऑर्डर वाला पता है, एक तरीका तो ये हाफ लाइफ का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता करने का कि आप समाकलित दर नियम आपके पास है ही, उसमें सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है कि t टाइम वाली कंसंट्रेशन, क्योंकि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस पर किसी भी क्षण वाली कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता की इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है, तो AT बराबर a नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपका जो भी फॉर्मूला है हाफ लाइफ निकल के आ जाएगा। याद करने की जरूरत एक नहीं, सिंगल, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, सिंगल स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेप में अगर किसी भी एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले प्रोड्यूस हो जाते हैं तो सारे अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, जो मेन फॉर्मूला है उसको याद रखिए और बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग ऑर्डर के लिए, और आप वो फॉर्मूला याद हो जाएगा बार बार। अगर आप फॉर्मूला लिख के और आंख बंद करके और उसके
उसके ऊपर रजिस्टर आंख पर रखकर याद करने की कोशिश करोगे, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। और याद हो भी गया ना तो फॉर्मूलों के नीचे इतना मुश्किल से दब जाएगा, जैसे नहीं होता रजिस्टर नीचे रजिस्टर दब जाता है और आप निकालने की कोशिश करते हो 5, 7, 10 रजिस्टर के नीचे दबा हुआ, कभी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आप पास कई सारे रजिस्टर, लेकिन आपने उनको अलग अलग संभाल कर दिया कि ये वो वाला लाल वाला रजिस्टर है, मैं इस वाली अलमारी में रख रहा हूँ, ये वो उसने दिया था वो वाला रजिस्टर, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो जैसे अब आपको रजिस्टर ढूंढना है, आपको वो फलानी ने जो रजिस्टर दिया, अरे वो उधर रखा हुआ है, आप 1 सेकंड में ढूंढ लो, क्योंकि उस पर आपने वर्क कर लिया, रखते समय संभाल के रख लिया। ऐसे ही कोई फॉर्मूला लर्न करो तो उसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा कर लो। मुझे क्या जरूरत थी 10th ऑर्डर पे बात करने की, सिर्फ आपको बताने की कि जब भी कोई आप एक जनरलाइज फॉर्मूला याद कर रहे हो बिना डेरिवेशन के, तो उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो फॉर्मूला यूज टू हो जाए, आपकी आदत में आ जाए। और जब उस फॉर्मूले पे आप दोबारा लिखो ना तो आपका दिमाग भूलने की कोशिश करे तो हाथ आपका अपने आप चल जाना चाहिए, KT बराबर 1/n-1, क्योंकि आपने इतनी बार लिखा है ना तो आपकी राइटिंग मेमोरी, आपकी विजुअलाइज मेमोरी, आपकी लिसनिंग मेमोरी, इतनी सारी मेमोरीज उस फॉर्मूले को लेकर के, प्लस आपकी बार बार आपने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस मेमोरी, राइटिंग मेमोरी, लिसनिंग मेमोरी और रिकॉल मेमोरी, सारी मेमोरीज एक साथ आपको चिल्ला के आउटपुट दे देगी। अरे ये तो वो वाला KT बराबर 1/n-1 upon 1/80 n-1 minus 1/a0 n-1 क्लियर। इस तरीके से आपको फॉर्मूले की बात करनी है। मैं कहूंगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है nth ऑर्डर के लिए, फिर भी आपको रखने की वो है क्या जिद, तो चलिए आपकी पूरी कर देते हैं। क्या जिद आपकी पूरी कर देते हैं भैया, जिद। ये लो हाफ लाइफ का nth ऑर्डर के लिए अगर आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला चाहिए बच्चों, तो वैसे मैं कहूँगा मत याद रखो, बट फिर भी आप कह रहे हो कि हमें तो सर रखना ही है क्या याद, तो क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा हाफ लाइफ बराबर 2 की पावर n-1 -1 नीचे पावर में नहीं, अपॉन बच्चों आपको क्या करना है A0, ठीक है, ऐसे यूं लीजिए थोड़ा, n-1 k और A0 की पावर n-1, सब जगह n-1 है, गुणा में भी n-1, 2 की पावर भी n-1 -1। ये जरा इसको चेक कर लेते हैं कुछ हमारे पढ़ाई फॉर्मूलों के बारे में। सेकंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आया था, मेरे को याद है हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो आया था 1 अपॉन, वो फॉर्मूला आया था सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या आया था बालकों, सेकंड ऑर्डर के लिए अपने पास मैं बता देता हूं, जो फॉर्मूला आया था बता देता हूं। सेकंड ऑर्डर के लिए था हाफ लाइफ बराबर 1 अपॉन A0 k, इनवर्सली रिलेशन था 1 अपॉन A0 k, ठीक है। और जीरो ऑर्डर के लिए था A0 अपॉन 2k, आता है कि नहीं आता है, जरा चेक कर लेते हैं, इसकी यूटिलिटी को चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए तो n बराबर 2 पुट करते हैं, तो देखिएगा हाफ लाइफ बराबर 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 -1 k इंटू A0 की पावर 2 -1, ये सब जगह मैंने n पुट कर दिया। तो देखो ये क्या हुआ, 2 की पावर 2 - 1, तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 में से 1 यहाँ आया 1 अपॉन, यहाँ क्या आया बालकों, 2 में से 1 गया 1, तो k, और A0 की पावर 2 में से 1 गया A0, सेम फॉर्मूला आपके पास आ गया है। तो ये हाफ लाइफ को पता करने का फॉर्मूला है। क्या ये जीरो ऑर्डर के लिए भी काम करेगा, चेक कर लेते हैं बालकों, क्या ये जीरो ऑर्डर के लिए भी काम करेगा भाई, तू बता। करना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सब के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों देखिए जीरो ऑर्डर के लिए आजा भैया, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता क्या है, पहले तो ये याद कर लेते हैं। हाफ लाइफ बराबर A0/2k, ये था शायद, अभी चेक कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बराबर, देखिए बच्चों 2 की पावर 0 -1 अपॉन यहां पर 0 -1 k A0 की पावर 0 -1, तो देखिएगा 2 की पावर 0 -1 तो -1, ठीक है, -2 की पावर 0 -1, तो ये क्या हुआ -1 यानी 1/2, तो यहां पर क्या है देखो 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 है, -1 ये तो ऊपर आया,
आराम से देखिए, 2 की पावर क्या है, 0 तो खत्म है, 2 की पावर -1, -1 का मतलब 1/2, -1 ये वाला -1, और ये क्या है -k, -1k इंटू a0 क्या है -1, a0 की पावर -1, a0 की पावर -1 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो प्लस का और पूरा 1 माइनस का, तो यहाँ आएगा -1/2, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी -1/2 कट जाएगा। तो फिर से देख लो, पूरा देख लो, कोई बात नहीं, ये लो पूरा सीन देख लो। तो आगे क्या है देखना, ऊपर आगे 1/2 है, नहीं ऊपर क्या है बच्चों, इतना तो आप जान जाओगे, -1/2 अपॉन -k, और ये ऊपर चला गया a0, तो माइनस से माइनस कट, क्या आ गया बालकों, 1/2 के नीचे a0 ऊपर। देखो देखो याद करो, अभी अभी मैंने कोने में लिख रखा था, ये रहा, देखो हमारा वाला आ गया है। इसका मतलब आप किसी भी ऑर्डर के लिए आप यहां से हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पता कर सकते हो। इच्छा होगी चलो 4th ऑर्डर के लिए निकाल देते, इच्छा होगी, सिर्फ काम में एग्जाम में नहीं आएगा, इच्छा का क्या कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखो ये रहा फॉर्मूला, अपन इस पे चले जाते हैं, इसको ऑल क्लियर। देखिए बच्चों अपने पास n बराबर क्या है 4th ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्या था, t½ बराबर 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 4 - 1k इंटू a0 की पावर 4 - 1, यही था। तो यहां क्या आ गया, 2 की पावर 4 में से गया 3, 8 में से गया 7 बटा यहां 3k, 7/3k इंटू a0 क्यूब। ये आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया 4th ऑर्डर के लिए। इस तरीके से किसी भी nth ऑर्डर के लिए आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला इसे पता कर सकते हो। तो हाफ nth ऑर्डर के लिए मुझे इंटीग्रेटेड रेट लो, और मेरे पास ये चीज इंपॉर्टेंट है t½ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a0 की पावर 1 - n, एक ये जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड रेट लो, kt बराबर 1/n-1 ब्रैकेट में 1/80 की पावर n-1 माइनस a0 की पावर n-1, वो इंपॉर्टेंट है। और एक k का यूनिट, k बराबर मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 इंटू सेकंड इनवर्स। ये आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही काम का ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये काम नहीं आएगा, बाकी सब के लिए काम आएगा। यहां एक छोटा सा सिली झूठ है, ठीक है, उसको भी अपन सलटा देते। देखिएगा, वैसे मैंने आपको कहा था कि जहां भी फर्स्ट ऑर्डर आ जाए तो वहां पर ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला nth ऑर्डर वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं बात करता हूं एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, जो 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मिलकर बनी है। अगेन वर्ड फर्स्ट ऑर्डर आ गया ना, इसका मतलब है आपका इंटीग्रेटेड, जनरल वाला इंटीग्रेटेड लो काम नहीं आएगा। मतलब मैं एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों। अगेन मैं वापस आ जाता हूं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट तरह की है। क्या डिफरेंस है पहले तो यही समझ लो। इससे पहले मैंने जो आपको समझाया था पूरा सीन, उसमें क्या था, ए कोई एक रिएक्टेंट है कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। 3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं अलग अलग, है ना, 3 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं, सॉरी समझना सीन को। मेरे पास एक तो ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये भी सेकंड ऑर्डर है। एक बच्चों मेरे पास है 2a कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक मेरे पास बच्चों a + b कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, 2 अलग अलग है। इसके रेस्पेक्ट में तीसरी बच्चों ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें a और b दोनों के रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अभी जो अपन ने चर्चा करी थी वो ये वाली ली थी। इसमें अपन ने लिखा था बच्चों, याद करो, -dA/dt बराबर k इंटू ए की जो ऑर्डर है वो 2 है, और इसको अपन एनालाइज किया था।
इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आपको याद है किसी के रूप में रेट लिखते हैं, उसकी रेट ए के टूटने की रेट माइनस डी अपॉन डी टी, लेकिन इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनानी है तो उसकी रेट बटे उसका कफिशिएंट, तो यहाँ 1/2 आएगा, ये कफिशिएंट डिवाइड में आएगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था किसी भी रिएक्टेंट की रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बनानी है तो उसके कफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करेंगे, आ जाएगा बराबर के इंटू ए की पावर स्क्वायर। तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये और ये सेम है, ये 2 इधर आ जाएगा, मैं इसको यूं ही लिख देता हूं माइनस डी अपॉन डी टी बराबर 2k इंटू ए स्क्वायर। अब k कांस्टेंट है, इंटू 2k भी एक नया कांस्टेंट k डैश हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको क्या मिला के बोल दूंगा माइनस डी अपॉन डी टी बराबर k डैश इंटू ए स्क्वायर। तो ये दोनों तो एक ही चीज होगी। बाकी बचती है ये तीसरी, ये एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसके अंदर बच्चों 2 अलग अलग रिएक्टेंट है। इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर में यहां लिखूंगा R बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में पावर 1 और 1 टोटल पावर 2। तो ओवरऑल इस रिएक्शन की ऑर्डर तो कितनी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब मैं एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं जो 2 रिएक्टेंट है अलग अलग, जिन दोनों की इंडिविजुअल जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है और दोनों मिलके 1 और 1 2 हो रखी है। ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप देखिएगा ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों जिसके अंदर A प्लस B 2 अलग अलग रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और T बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A मोल है, इसकी B मोल, अलग अलग ले लेता हूं शुरू में, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री से टूटेंगे तो सेम, इसमें से X मोल टूटे, इसमें से भी X मोल टूटे, ये X या 2X जो भी बनना है, ये T टाइम पर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। ऐसी मैं एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं बच्चों जिसके अंदर 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो इसका मैं जो समाकलित दर नियम लिखूंगा इन दोनों में से किसी भी रेट के रूप में लिखूं माइनस डी अपॉन डी टी या माइनस डी एक्स टूटने की दर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स में होने वाला चेंज डी एक्स इजिकल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन टी टाइम वाली ए माइनस एक्स की पावर 1, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। इसी तरीके से b माइनस एक्स टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन b माइनस एक्स है, इसको आप at या bt भी ले सकते हो की पावर 1। ये मेरे पास क्या हो गया इस रिएक्शन का अवकलित दर नियम, डिफरेंशिएटेड रेट लो। आप देख सकते हैं ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। इसका मुझे समाकलन करके इंटीग्रेशन करके समाकलित दर नियम चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, समाकलन सेम का सेम के रेस्पेक्ट में होगा, कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन रेस्पेक्ट में होगा, तो कंसंट्रेशन सारी एक तरफ ले आते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन इसको ऐसे लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इजिकल टू माइनस के डी टी। और अब इसका अपन दोनों तरफ समाकलन कर देते और इसका समाकलन हो जाएगा, आप पढ़ते फिजिक्स में फॉर्मूला 1 अपॉन यू इंटू वी मेथड से। एक बार इसको कांस्टेंट इसका इसके रेस्पेक्ट में, एक बार इसको कांस्टेंट इसका इसके रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन यू के मेथड से। और 1 अपॉन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो बच्चों कुछ इस तरह से होगा। हाँ जी बच्चों, तो अपन ने बोला कि ये जो 1 अपॉन यू इंटू 1 अपॉन वी मेथड से इसको इंटीग्रेट अपन ने किया, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, KT बराबर 10 बेस के अंदर अगर है तो 2.303 अपॉन बी माइनस ए, अगर 10 बेस में है, लॉग 10। ई बेस में होता तो यहाँ 2.303 आता, सिंपल है, लॉग 10 ए बी माइनस एक्स अपॉन बी ए माइनस एक्स। ये इसका मैं ये मान के चला कि जो अपन ने कंसंट्रेशन ली थी ए और प्लस बी, ए प्लस बी, इसमें से मैंने मान के चला कि बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी ए माइनस एक्स। क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ मैंने ये फॉर्मूला तब आया जब बी ए से बड़ा है। ये मैंने एक जनरल कंसिडरेशन किया है कि शुरुआती सांद्रता ए और बी में से बी की बड़ी है।
क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा log a अपॉन कुछ कुछ a फर्स्ट ऑर्डर जैसा। इसमें दो फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएजेंट्स हैं जिनसे मिलकर सेकंड ऑर्डर बना है। रिएक्शन कैसी थी अपने पास? रिएक्शन ऐसी थी बच्चों, a प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बना था, और दोनों के रेस्पेक्ट में r बराबर k इंटू a की पावर 1 और b की पावर 1, दोनों के रेस्पेक्ट में ओवरऑल सेकंड ऑर्डर आई थी। अब बच्चों, आप सब जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मैं ये मान के चलूं कि जैसे मैं इसका रेट लॉ लिखूं, है ना, ये रेट लॉ तो मैंने इस रिएक्शन को देख के लिख लिया। मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन है, a प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और यहां b एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज से रेट में फर्क नहीं पड़ता, वो एज ए कांस्टेंट होता है। अपन क्या लिखेंगे? r बराबर k इंटू a की पावर 1। जो एक्सेस में होता है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट b में लिखा भी b कांस्टेंट रहता है, वो इस कांस्टेंट के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करते, रेट लॉ लिखने में शामिल नहीं करते, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में चला जाएगा, उसका समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से कहूंगा कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी आर को इफेक्ट नहीं करता। तो अभी तो दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सी होगी? सेकंड ऑर्डर। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को अगर बच्चों मैं इन दोनों में से किसी एक को मैं एक्सेस में कर दूं तो एक गायब हो जाएगा, कोई भी ए या बी, और ये गायब हो जाएगा तो अपने पास मान लीजिए बी गायब कर दिया तो ऑर्डर ओनली रिएक्शन की क्या बची? 1 बची। एस 1 होगी, और 1 बचते ही रिएक्शन कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, कि जिसमें रिएक्शन एक्चुअल में तो सेकंड ऑर्डर दिख रही है, लेकिन कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में आ गया, इसलिए उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी ए और बी में से चाहे ए के मोल बहुत ज्यादा हो बी से, या बी के मोल बहुत ज्यादा हो ए से, यानी या तो ए आधिक्य में हो या बी आधिक्य में हो, ऐसी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन को अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर थी लेकिन एक गायब हो गया तो अपने आप ही फर्स्ट ऑर्डर बच गई। ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं सूडो, क्या बोलते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या बाई मॉलिक्यूलर, सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूल दो है लेकिन ऑर्डर को एक ही इफेक्ट करता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और उसके दो बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब अगर दोनों में से एक आधिक्य में आ जाए तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो आपको दिख रही है वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हम फॉर्मूले से भी बताएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल सूडो फर्स्ट ऑर्डर के देखिएगा। एक बहुत फेमस एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर जो है CH3, मैं पहले एग्जांपल बताया भी आपको बच्चों, CH3C2H5, इसको मैं अगर एसिडिक मीडियम लेता हूं बच्चों तो ये टूट जाता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, पूरी बात लिख देता हूं, इसको मैं पानी से रिएक्शन कराता हूं, हाइड्रोलाइसिस है, एसिडिक मीडियम है बच्चों, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों ये CH3COOH प्लस C2H5OH में टूटता है, ये ऑर्गेनिक एक फेमस रिएक्शन है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? R बराबर K इंटू, अगर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता तो यूं लिखता, ये एक सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन की शकल देख एक स्टेप में जो पूरी होती है उसकी शकल देख के रिएक्शन का ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं होती, जैसी रिएक्शन की शकल होती है, यानी जैसा थ्योरेटिकल रेट लॉ होता है, रिएक्शन को देख के जो रेट लॉ लिखते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल रेट लॉ। जैसा थ्योरेटिकल रेट लॉ होता है वो वैसा ही आपका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होता है, ठीक है, पावर 1 और H2O की पावर 1। लेकिन बच्चों हाइड्रोलाइसिस में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में मिलाया तो पानी वहां सॉल्वेंट है, विलायक, और वो सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सेस में होता है सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो यहां बच्चों ये एक्सेस में है और ये एक्सेस में है, तो इसको अपन इसके अंदर ही शामिल कर लेंगे रेट कांस्टेंट में, यानी ये गायब हो गए फॉर्मूले से। तो आपकी जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही थी ये जैसे ही अपने बच्चों गायब हुआ, ये गायब हो गया, तो अपने पास अब ऑर्डर कौन सी रहेगी? फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें से एक गायब हो जाए, ये एक्सेस में आ गया वाटर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में जो होता है बच्चों वो
आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइंड कीजिएगा इसको, माइंड इट। अगर यहां पर मैं बेसिक मीडियम ले लेता हूं, मैं बच्चों इसको माइंड कीजिएगा, दिमाग के पर्पल कॉर्नर में बैठा लीजिएगा। अगर मैं मीडियम बेसिक लेता हूं तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। बेसिक मीडियम लेने से कैसे सेकंड ऑर्डर हो जाती है, देख लीजिए। बेसिक मीडियम में इसका जो रेट लॉ लिखेंगे बच्चों, बेसिक मीडियम में जो इसका रेट लॉ लिखेंगे, R बराबर K इंटू CH3COO C2H5, जो एज ए कैटलिस्ट आपने बेस लिया है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहां जो NaOH है रिएक्ट वाटर की जगह बेस लेंगे, और यहां बेस जो है वो रिएक्टेंट भी है प्लस कैटलिस्ट भी है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई रिएक्टेंट खुद कैटलिस्ट का काम करता है, ऐसी रिएक्शंस को ऑटो कैटलाइज रिएक्शन कहते हैं, स्वयं उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो यहां NaOH एज ए रिएक्टेंट, वाटर की जगह यहां NaOH रिएक्टेंट भी है प्लस इस रिएक्शन को उत्प्रेरित भी करता, कैटलाइज भी कर देता। इट इज एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं लिखूंगा NaOH, बेसिक मीडियम भी आएगा, और बेस एक्सेस में नहीं है, वाटर होता है एक्सेस में। बेस जो हमने उत्प्रेरक मिलाया कैटलिस्ट, उसकी तो फिक्स मात्रा होगी, और वो रिएक्शन में खर्च हो गया तो घटता रहेगा, फाइनली नहीं चेंज होगा। बट रिएक्शन में रिएक्टेंट है, अगर ओनली कैटलिस्ट होता तो नहीं घटता, लेकिन रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट तो समय के साथ चेंज होगा, इससे फर्क पड़ेगा। तो ऑर्डर कौन सी रह जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। तो अगर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है बच्चों, क्योंकि छोटी सी गलती होती गड़बड़ हो जाता है। आपको अगर बच्चों बोला है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, कई बार यूं ही बोल देता है, या एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो बच्चों ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और बच्चों एसिडिक मीडियम है तो ये होगी तो फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में भी अगर अलग से क्लियरिफाई कर रखा हो तो इसको बोलूंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। थी तो सेकंड, लेकिन एक के एक्सेस हो जाने के कारण फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट होगी बच्चों, तो इसको बोलूंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और फेमस एग्जांपल है बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, जिसको इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज भी बोलते हैं। आपने एग्जांपल पीछे काम लिया है ना, याद है, ऑप्टिकल एंगल वाला, जिसमें फॉर्मूला काम में लिया था आपने, इसका भी फॉर्मूला आपने काम में लिया था H प्लस के, और टाइट्रेशन के माध्यम से इसके लिए मॉडिफाइड फर्स्ट ऑर्डर में काम लिया था। फर्स्ट ऑर्डर था तभी तो मॉडिफाइड फर्स्ट ऑर्डर काम लिया। आपको याद है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, इन्वर्जन ऑफ शुगर जो था बच्चों, देखिए ये था ना C6H12O6 प्लस वाटर। बच्चों क्या हुआ था, C6H12O6 प्लस C6H12O6 इसमें से एक ग्लूकोज है बच्चों और एक फ्रक्टोज है, मैंने पूरी बात आपको बताई थी। इसकी रिएक्शन भी लिखूंगा तो यह वाटर जो है बच्चों, वाटर आपका जो है वो एक्सेस में है, इसलिए ये हट जाएगा। देखने से तो ऑर्डर 2 लग रही है, लेकिन ये एक्सेस में है, तो इस रिएक्शन का जो ओरिजिनल रेट लॉ लिखूंगा R बराबर K इंटू इसमें केवल सुक्रोज आएगा CH22 C6 नहीं भैया, क्या लिख दिया ये, यहां से इसको सल्टा देते हैं। सुक्रोज मतलब ये हो गया बच्चों C12H22O11। क्लियर, तो ये आपका वापस ये लो C6H12O11, सिर्फ इसकी पावर आएगी। यहां साथ में जो वाटर हमें लिखना चाहिए था पावर 1, लेकिन बच्चों ये एक्सेस में होने के कारण इसको हमने क्या कर दिया, पर्पल कलर कर दिया, यहां से गायब कर दिया, तो ऑर्डर क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर। अगेन ये एग्जाम्पल किसका है, ये बच्चों एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर में और गहराई में घुसे तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसलिए इसको अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मानते हुए शर्करा का जो प्रतिबंध था, इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़ा था, वो एग्जाम्पल था बच्चों, किसका एग्जाम्पल था, वो बच्चों एग्जाम्पल था फर्स्ट ऑर्डर, मॉडिफाइड फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर में इसलिए पढ़ा कि एक अगर दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाता है तो उसको रेट में शामिल नहीं करते और ऑर्डर उसी हिसाब से लिखी जाती है। तो बच्चों ऐसी वाली सेकंड ऑर्डर का अपन एनालिसिस कर रहे थे, और एनालिसिस के बाद अपने पास जो
जो रेट लॉ आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, इससे आप नहीं बच सकते। तो अपने पास क्या आया था बच्चों, KT बराबर 1/b माइनस a। और अगर आपका मैं बोलूं कि ई बेस है, ई बेस तो यहाँ 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या आया था, यहां आया था a b माइनस एक्स अपॉन b a माइनस एक्स। अब बच्चों जैसे हम इसमें से अपनी जो रिएक्शन है a प्लस बी, अभी अपने साइड में ले जाके जो समझा वो ये था कि इसके मोल a है, इसके मोल b है और प्रोडक्ट बन रहा है। मैं मान लेता हूं कोई एक एक्सेस है, फॉर सपोज मानू इफ ये एक्सेस में है आपका, इसको येलो, इसको पर्पल पर्पल कर देते, ये एक्सेस में है, पहला केस मैंने लिया, b इज इन एक्सेस अमाउंट, b एक्सेस में है, और b एक्सेस में होने का मतलब b के जो मोल है वो a से बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीजें हैं, तो उसमें जो छोटी मोटी चीजें होती है उसको अपन जोड़ने घटाने में कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, b माइनस a को मैं लगभग बराबर b लिख दूंगा और b माइनस x को भी लगभग बराबर b लिख दूंगा। क्यों बच्चों? क्योंकि b में से जब a घट रहा है, a बहुत छोटा है, और a में से तो टूट के x बन रहा है, x तो a से भी छोटा है। तो जब b में से a घटा कोई फर्क नहीं पड़ा, x घटेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x तो a से भी छोटा है, क्योंकि x क्या a में से टूट के बन रहा है। तो इसको b लिख दूं मैं अगर, तो अगर दोनों में से एक को गायब कर देते हैं तो अपनी सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस सेकंड ऑर्डर का ये जो फॉर्मूला है ये भी फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, येलो कलर पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं, पर्पल पर्पल कर देते हैं। KT बराबर, देखो भाई b माइनस a तो क्या हो गया, 1/b लॉग ई बेस है, यहां क्या आ गया a, b माइनस एक्स b हो गया अपॉन b, a तो छोटा है, a में से तो x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि a तो बहुत छोटा है। तो देखो क्या हुआ अपने पास, देखो येलो कर देते हैं वापस, इसका पर्पल पर्पल का येलो, b से b कट, और ये क्या b कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको इधर भेज देते हैं, bk हो जाएगा, k इंटू bbk नया कांस्टेंट k डैश। तो देखिए बच्चों क्या आया मेरे पास, क्या आया देखिएगा, आपके सामने है सीन। मेरे पास आया k डैश t, k हो या k डैश है तो कांस्टेंट ही, इजिकल टू लॉग ई बेस a अपॉन a माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन t टाइम वाली। आपको पता है ये फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का। यानी बच्चों क्या हुआ, ये जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था, ये येलो वाला, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था, उसमें एक को अपन ने एक्सेस में किया, एक को अपन ने एक्सेस में किया बच्चों, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ, देख लो थोड़ा सा ऊपर करके, हुआ का नहीं हुआ, सेकंड ऑर्डर था आपका फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं इसका उल्टा करूं तो भी लागू होना चाहिए ना, b माइनस a की जगह a माइनस b करूं तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये अपने पास जो फॉर्मूला था क्या था, दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए ऑल क्लियर, अपने पास क्या था बच्चों, दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट था बच्चों, और अपने पास यहां इसके a मोल थे, इसके b मोल था, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। इस बार बच्चों अपन a को एक्सेस में कर लेते हैं, वरना a नाराज हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a बहुत ज्यादा b से, तो अपने को पता है ज्यादा में से कम ज्यादा को जोड़ने घटाने में सब अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, a माइनस b लगभग बराबर a हो जाएगा, और a में से x घटेगा तो भी a हो जाएगा। और अपने पास जो समाकलित दर नियम है बच्चों फिर से आ जाएगा, KT बराबर 1/b माइनस a, फॉर्मूला तो एक ही याद किया था, लॉग ई बेस है, लॉग क्या था बच्चों यहाँ, a अपॉन b माइनस एक्स अपॉन b a माइनस एक्स। इसको आगे बढ़ाता देखिएगा बच्चों, तो अपने पास क्या आया, KT बराबर 1/-a लॉग ई बेस a, ये a माइनस एक्स, ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका ये पर्पल पर्पल हो गया, a और a माइनस एक्स एक ही है, कट गया। तो यहां आया b माइनस एक्स अपॉन b, लेकिन बच्चों यहां क्या है, माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
और हम जैसे अंदर जाएगा लॉग में माइनस होता है तो उसको अपन पलटी खिला सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों अपन ऐसा लिख सकते हैं KT बराबर ये KT डैश ए इधर चला जाएगा, ए कांस्टेंट, K कांस्टेंट और A भी कांस्टेंट, K डैश हो गया बराबर माइनस अंदर आ गया तो क्या आ गया लॉग E बेस है, ये उल्टा हो गया B माइनस PX। ये लॉग से जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो लॉग उल्टा हो जाएगा b माइनस एक्स, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन b और t टाइम पर b माइनस एक्स, यानी वापस समाकलित दर नियम आ गया फर्स्ट ऑर्डर का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें से किसी भी एक को एक्सेस में ले लें तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। बाकायदा फॉर्मूले से भी लग रहा है और थ्योरेटिकली भी अपन ने समझा। और ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, जिसमें 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एक सिंपल रिएक्शन है और सिंपल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं वही ऑर्डर आती है जनरली। बट अगर एक सिंपल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 होनी चाहिए, बट एक कोई भी एक्सेस में है तो उसको अपने को ऑर्डर में गायब करना पड़ता है। उस कंडीशन में वो आपकी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और आपने बाकायदा फॉर्मूले से भी इस बात को प्रूव किया, जो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। nth ऑर्डर का समाकलित दर नियम, और यहां पर ये फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर में, इस सेकंड ऑर्डर में वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा nth ऑर्डर वाला, क्योंकि ये एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बनी है। और मैंने क्या कहा था उसके लिए, nth ऑर्डर वाले के लिए, जब भी बात फर्स्ट ऑर्डर की घुस जाए तो वहां पर वो समाकलित दर नियम वाला जनरल फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। इस तरीके से अब एज ए होल आप बहुत इजीली सारी ऑर्डर की रिएक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डर से डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर को ध्यान से रखिए और nth ऑर्डर वाली कंडीशन को ध्यान रखिएगा। अब आप चीर फाड़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट एक लेक्चर और होगा काइनेटिक्स का, जिसके अंदर अपन चैप्टर जहां से शुरू होना चाहिए था, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो अपन ने पढ़ी आरएनएस थ्योरी, वो चैप्टर की शुरुआत में नहीं होती। हर बुक में आप देखेंगे, किसी भी टीचर के नोट्स में देखेंगे लास्ट में मिलेगी बेटा, लेकिन पूरा जो आपका ये है काइनेटिक्स कोलिजन थ्योरी की बेसिक थ्योरी पर बेस्ड है, K बराबर A e की पावर माइनस A अपॉन RT, अपन लास्ट में नहीं पढ़ सकते, अपन ने पढ़ा। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करती है। हमने पूरी रेट पढ़ ली, सारी ऑर्डर देख ली। अब हम एक समरी के तौर पर खुद ऑटोमेटिकली एक छोटा सा लेक्चर और आएगा जिसमें अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, और उसी के साथ अपन अपना काइनेटिक्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना जो 11th क्लास वाला टॉपिक चल रहा है आपका ऑर्गेनिक, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद फर्दर टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वाभिमान।